हिमाचल पर भी मंडरा रहा नेपाल जैसी तबाही का खतरा। वैज्ञानिकों की नई स्टडी आई सामने, नेपाल की तरह यहां भी बन रही झीलें। ब्यास सतलुज के रास्ते पर सबसे ज्यादा तबाही के आसार। वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट, समझेंगे कितनी बड़ी समस्या है ये। बीते कल नेपाल में जो कुछ हुआ उसे सिर्फ नेपाल की त्रासदी समझकर आगे बढ़ जाना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस हिमालय इलाके में नेपाल की वो तबाही हुई है, उसी हिमालय की एक बड़ी पट्टी हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है। और अब वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने हिमाचल को लेकर जो आंकड़े सामने रखे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। 1990 में हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर झीलों की संख्या सिर्फ 107 थी। 2024 में ये बढ़कर 669 हो गई, यानी करीब 525% की बढ़ोतरी। और सिर्फ झीलों की संख्या नहीं बढ़ी, इनका कुल क्षेत्रफल भी 5.54 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 11.20 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इन झीलों से इतना डर क्यों? क्योंकि ये कोई सामान्य झीलें नहीं हैं। ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनका पानी जमा होकर झील बना देता है। इस पानी को रोककर रखने का काम कोई पक्का कंक्रीट का बांध नहीं करता, बल्कि कई जगह बर्फ, चट्टान और पहाड़ से आया मलबा ही इसका प्राकृतिक बांध होता है। अब अगर इस बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया, कहीं से बड़ा बर्फ का टुकड़ा या चट्टान झील में आ गिरी, भूस्खलन या हिमस्खलन हो गया, या भारी बारिश ने पानी का स्तर अचानक बढ़ा दिया, तो ये प्राकृतिक बांध टूट सकता है। और जिस पानी को ये बांध सालों से रोक कर बैठा है, वो अचानक नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी ग्लॉफ। ये पहाड़ से नीचे आते हुए रास्ते में आने वाली सड़क, पुल, गांव, बिजली परियोजना, डैम और दूसरी चीजों को अपने साथ बहा सकती है। अब हिमाचल में खतरा कहां है, ये समझिए। नई स्टडी में 669 ग्लेशियर झीलों में से 94 ऐसी झीलों का विश्लेषण किया गया है जो एक निश्चित आकार से बड़ी हैं। इनमें 88 झीलें ग्लॉफ के संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील पाई गई। 9 झीलों को बेहद ज्यादा खतरनाक और 18 को ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। और वैज्ञानिकों ने सिर्फ नक्शे पर झीलों को देखकर ये बात नहीं कही, उन्होंने 2 झीलों को लेकर बाकायदा मॉडलिंग की, एक ब्यास बेसिन में और दूसरी सतलुज बेसिन में। पहले ब्यास की बात करते हैं। कुल्लू की तरफ से निकलने वाली ब्यास नदी को आप सब जानते हैं। कुल्लू, मनाली, मंडी और फिर आगे पंडोह, यानी जिस नदी के किनारे हिमाचल की कितनी बड़ी आबादी, सड़कें और बिजली परियोजनाएं हैं, उसी बेसिन में हिमसू झील को लेकर वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग की है। हिमसू झील बहुत बड़ी दिखने वाली झील नहीं है, लेकिन अगर इसका प्राकृतिक बांध टूट जाए तो मॉडल के मुताबिक पानी का पीक डिस्चार्ज करीब 1385 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए, करीब 14 लाख लीटर पानी हर सेकंड। इतना पानी कि 1 सेकंड में करीब 6 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भर जाएं। और ये पानी ऊपर पहाड़ पर बैठा नहीं रहेगा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ दौड़ेगा, यानी ब्यास की घाटी में जो कुछ इसके रास्ते में आएगा उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब ब्यास से आगे सतलुज की तरफ आइए। किन्नौर से होकर रामपुर की तरफ आती सतलुज, फिर नाथपा, झाकड़ी, कोलडैम और आगे बिलासपुर की तरफ बढ़ती यही नदी हिमाचल के सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर कॉरिडोर में से एक है। और वैज्ञानिकों ने सतलुज बेसिन में भी एक ग्लेशियर झील की मॉडलिंग की है। अगर वहां प्राकृतिक बांध टूटता है तो संभावित पीक डिस्चार्ज करीब 3507 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है, यानी करीब 35 लाख लीटर पानी हर सेकंड। अब सोचिए, हम जिन इलाकों को हिमाचल की बिजली की रीढ़ कहते हैं, जिनके सहारे बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खड़े हैं, उसी नदी तंत्र में अगर अचानक करोड़ों लीटर पानी का सैलाब नीचे आए तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। स्टडी के मॉडल में सतलुज बेसिन वाली झील के संभावित ब्लॉक से 588 इमारतों को खतरे की बात सामने आई है। और यही वजह है कि इसे सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा समझना गलत होगा। ये सीधे तौर पर लोगों की जान का सवाल है, हमारे गांव का सवाल है, सड़कों और पुलों का सवाल है, और हिमाचल की हाइड्रो पावर परियोजनाओं का भी सवाल है। अब एक और चीज समझिए, ये खतरा अचानक पैदा नहीं हुआ। हिमालय गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी सिर्फ नदी में नहीं जाता, कई जगह नए जलाशय भी बनाता है। यानी एक तरफ ग्लेशियर कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लेशियर का पानी जमा होकर नई झीलें बना रहा है। यही वजह है कि 1990 से 2024 के बीच हिमाचल में ग्लेशियर झीलों की संख्या 107 से बढ़कर 669 तक पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने इन झीलों के लिए अलग अलग खतरे भी चिन्हित किए हैं।
73 झीलों में प्राकृतिक बांध की अस्थिरता चिंता का कारण है। 58 झीलें भूकंपीय खतरे की जद में हैं। 52 में बर्फ की परत या आइस कोर से जुड़ा जोखिम है और 44 झीलों के आसपास रॉकफॉल यानी चट्टान गिरने का खतरा है। मतलब खतरा सिर्फ एक वजह से नहीं है, कई चीजें एक साथ इस खतरे को बढ़ा सकती हैं। और सबसे खतरनाक स्थिति तब बन सकती है जब ग्लोव के साथ भारी बारिश भी हो। यानी ऊपर ग्लेशियर झील फटी और उसी समय पहाड़ पर जोरदार बारिश शुरू हो गई, तो दोनों का असर मिलकर नीचे आने वाले पानी को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं? नहीं। और यही बात इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी है। हिमाचल के पास सैटेलाइट मॉनिटरिंग है। खतरनाक झीलों की पहचान की जा सकती है, उनके पानी के स्तर और प्राकृतिक बांध की निगरानी की जा सकती है। सेंसर और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ झीलों से नियंत्रित तरीके से पानी निकाला जा सकता है। और सबसे जरूरी, जिस नदी के रास्ते में हजारों लोग रहते हैं, वहां ये पता होना चाहिए कि ऊपर पहाड़ में क्या हो रहा है। क्योंकि ग्लोव से समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं है, समस्या ये है कि आपके पास सामान्य बाढ़ की तरह घंटों या दिनों की तैयारी का समय हमेशा नहीं होता। कई बार पानी का सैलाब अचानक नीचे आता है और पहाड़ में कुछ मिनटों का फर्क भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। इसलिए नेपाल की तस्वीरें देखकर सिर्फ ये मत सोचिए कि ये वहां हुआ है। हमें भी ये पूछना चाहिए कि हमारे कुल्लू के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे किन्नौर के ऊपर क्या हो रहा है, सतलुज की ऊपरी घाटियों में कौन कौन सी झीलें बन रही हैं, ब्यास के ग्लेशियर किस रफ्तार से पीछे हट रहे हैं। और अगर कल किसी झील का प्राकृतिक बांध टूटता है तो नीचे रहने वाले लोगों को इसकी सूचना कितनी जल्दी मिलेगी। क्योंकि हिमाचल की असली चुनौती सिर्फ ग्लेशियरों का पिघलना नहीं है, असली चुनौती ये है कि पहाड़ बदल रहे हैं और क्या हमारी तैयारी उस बदलाव की रफ्तार के बराबर चल रही है। नेपाल ने हमें एक डरावनी तस्वीर दिखाई है। हिमाचल के वैज्ञानिक अब उसी तस्वीर को दिखाकर हमें पहले से सावधान कर रहे हैं। अब फैसला ये करना है कि हम चेतावनी को सिर्फ एक खबर की तरह देखते हैं या फिर तबाही आने से पहले इसे गंभीरता से लेते हैं। आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।